हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक, टीपीएसपी और आई कैन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, ये वीडियो ईपीपीसीएस प्री 2024 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो की इस सीरीज की सारी वीडियो देख लेते हैं, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये वीडियो जो है रिवीजन के पर्पज़ से बनाई जा रही है, तो इसको ज़रूर देख लेना। ठीक, इसके साथ जो है आप जहाँ से भी चाह रहे हैं, जहाँ से भी आप जो है टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो दृष्टि आईएएस, संस्कृति आईएएस, इनकी टेस्ट सीरीज ले लेना। ठीक, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप पैसा कम है तो ठीक है ना, तो जो आप यूपीपीसीएस 1 चैनल है, वहाँ से टेस्ट सीरीज ले लेना। ARO जो जीएस वर्ड है, वहाँ से ले लेना। ठीक, और अगर आपके पास थोड़ा सा अधिक है तो जो है आप SCS, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से टेस्ट सीरीज ले लेना, वहाँ से लगाना। लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लेना, वहाँ से लगाना। और टेस्ट सीरीज जो है एक से अधिक कोचिंग की लेना। मेरा मतलब है कि कम से कम 2 या 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लगाओ और जो है इस वीडियो को देख लो। ठीक, इस वीडियो को देख लो, मैं नहीं कह रहा, इसी वीडियो को देखो। ठीक है ना, जो भी वन लाइनर आपके पास अगर बुक पड़ी है तो वहाँ से लगाओ, या फिर आप घटना चक्र की जो वन लाइनर बुक है, ठीक, जिसका नाम पॉइंटर आता है, ठीक, अभी 2023 वाली आ चुकी है, वहाँ से लो। मतलब रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज लगाओ। ठीक, इसके साथ आप चाहें तो SCS की जो पापा वीडियो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस इज एक तरह से कह सकते हैं ये पूरी पॉलिटी का एक समरी है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है, यानी कि DPSP को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक, आगे बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया। संविधान के भाग 4 में समावेशन किया गया। भाग 4 का संबंध DPSP से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है ये आपकी DPSP के अंतर्गत की गई है। DPSP का जो भाग है, भाग 4 है। ठीक, आगे बात करते हैं समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान जो नागरिक संहिता है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, एक बार दोबारा, समान आचार संहिता, क्या समान आचार संहिता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता ये आपका DPSP का भाग है। ठीक, आगे बात कर रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक, इसका मतलब है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको, ठीक है ना, अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते और कोर्ट में नहीं कह सकते कि ये चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, तो ये हमें मतलब कोर्ट के द्वारा आप उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, और ये कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। ये अनुच्छेद 43 और कम में बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान जो किया गया है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में तत्वों में शामिल है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, अनुच्छेद 51। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जा रही है अनुच्छेद 51 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है, ठीक है, जो बैंक की सुविधा अनुसार दे किया जाता है। ये कथन जो है ये KT शाह का कथन। ठीक, अगर हम बात करें आर्टिकल 50 की, तो आर्टिकल 50 का जो संबंध है इसका संबंध जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक, को अलग अलग करना है। ठीक, अब बात की जा रही है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना। अनुच्छेद 36 कह रहा है, देखो नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 तक हैं। ठीक है ना, 36 से 51 तक हैं। और
भाग 4 है। ठीक, अनुच्छेद 36 कह रहा है, और ये कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। 36 में। अनुच्छेद 37 में बात की गई है न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होना। अनुच्छेद 38 में बात की गई है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। और अनुच्छेद 38(2) में बात की गई है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का में बात की गई है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक, और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 का की। अनुच्छेद 39 का में बात की गई समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। ठीक, अनुच्छेद जो है 39 घ में बात की गई है इस पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 घ बोले तो 4। ठीक है ना, इसमें बात की गई है समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और स्त्रियों दोनों को। ठीक, ऐसा नहीं है कि पुरुष भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, स्त्री भी 8 घंटे काम कर रहे हैं। पुरुषों को 18,000 वेतन है, और वहीं बात करें महिलाओं को तो महिलाओं को मात्र 12,000 वेतन। ऐसा नहीं है, समान कार्य समान घंटे में किया जा रहा है, दोनों के द्वारा समान वेतन मिलेगा। ठीक, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 अड़ा। ठीक, इसमें बात की गई है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और जो है शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करना। ठीक, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 41 में। ठीक, आगे बात करें अनुच्छेद 42 की, तो अनुच्छेद जो है 42 इसमें बात की गई है काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता के बारे में। और अनुच्छेद 43 में बात की गई है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की। ठीक, आगे बात करते हैं मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य, मूल अधिकार जो कानूनी रूप से मान्य और नीति निर्देशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो यहाँ पे बात की जा रही है अनुच्छेद 43 का में। ठीक, अनुच्छेद 43 का में बात की जा रही है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। और अनुच्छेद 43 का में बात की जा रही है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में बात की जा रही है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक, आगे बात करें अनुच्छेद 45 में बात की जा रही है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना और अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक, अनुच्छेद जो है ये मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें जो है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में बात की गई है। ठीक, आगे आर्टिकल 47 कह रहा है पोषातर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग का प्रतिबंध। और 48 में बात की गई है गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्ल में सुधार करने के प्रयास की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 48 में। आगे अनुच्छेद 48 में ही जो है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना की बात की गई। अनुच्छेद 48 का में बात की गई है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। 48 का में बात की गई है। ठीक, और अनुच्छेद जो है 49, अनुच्छेद 49 में बात की गई है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में बात की गई है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करना। और अनुच्छेद 51 में बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। तो इस प्रकार से जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोले तो डीपीएसपी जो है 36 से 51 तक। ठीक, अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखो सबसे पहले तो आप जान लो कि मूल कर्तव्य जो थे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक, मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। उस समय जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए और बाद में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इसलिए अब वर्तमान में जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक, यहाँ पे डिटेल में देखते हैं किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ये पूर्व सोवियत संघ USSR और कह सकते हैं रूस से जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, जब इनको जोड़ा गया था तब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। ठीक, तो इसलिए USSR बोलते हैं। और अब जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस
है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं रसिया से या यूएसएसआर से जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक। मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, तो इसलिए अब उनका जो भाग है वो 4 कम है, ठीक। आगे बात करते हैं मूल कर्तव्यों की समिति के बारे में। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक। 8 मूल कर्तव्यों का उन्होंने सुझाव दिया था, याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, तो उस समय जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, ठीक। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है शामिल किए गए। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और जिसमें बात की गई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और जो है कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक। और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है, ठीक। मूल कर्तव्यों नैतिक कर्तव्य और मूल कर्तव्यों को नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में रखा गया, ठीक। मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना गया है, ठीक। ये जो है आपका नैतिक कर्तव्य माना गया, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है नैतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है, ठीक है। क्या? प्राकृतिक पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण जो है ये दोनों भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है, ठीक। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य नहीं है, यह याद कर लेना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ठीक। यह क्वेश्चन आया है ये, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस एग्जाम में आया हुआ। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आर के एग्जाम में आया है, और 2021 वाले में, ठीक। राष्ट्र के महत्व के जो स्थान है स्मारकों मूल कर्तव्य नहीं है, राज्य की नीति निर्देशक में जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें शामिल किया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, ठीक। आगे बात की जा रही है प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो अनुच्छेद 51 का 5 में वर्णित है, ठीक। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाएं जो समाज में प्रचलित है उनका त्याग करना, ठीक। आगे बात करते हैं मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ठीक है ना। ये मूल कर्तव्य जो भारतीय लोगों यानी कि भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशी लोग हैं उन पर लागू नहीं होंगे, ठीक। आगे बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 1986 को जनहित याचिका का जनक यानी फादर ऑफ PIL कहा जाता है। किसको? PN भगवती को, ठीक है ना, फादर ऑफ PIL कहते हैं, ठीक। 85-86 की बात है। आगे बात करते हैं नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य हैं, उन 11 मूल कर्तव्यों को देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक। पहला मूल कर्तव्य जो है वो है संविधान का पालन करना, ठीक, एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक। नेक्स्ट जो है ये है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना एवं उनका पालन करना। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें, ठीक, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर जो मतलब आह्वान का मतलब जरूरत किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट मूल कर्तव्य है, और ये मूल कर्तव्य जो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों पर हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो, ठीक, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक। आगे बात की जा रही है 6वें मूल कर्तव्य के बारे में। तो हमारी सामासिक संस्कृति, ठीक, कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका जो है परिरक्षण करें, ठीक। 7वां मूल कर्तव्य है, और ये कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, क्या प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं, ठीक है ना, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखें, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट
8वां मूल कर्तव्य ये कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा को दूर रहें। ठीक, हिंसा से दूर रहें। ठीक, आगे बात करते हैं 10वें मूल कर्तव्य के बारे में। तो यहाँ बात की जा रही है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक, जिससे जो है राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर प्राप्त करें। यहाँ तक की अगर हम बात करें, यहाँ तक जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्यों को। जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक, ये भी देख लेते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है ना। और इस कर्तव्य को जो है संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, याद रख लेना 6 से 14 साल के बच्चों के यहाँ पर माता पिता और संरक्षक के लिए बात की गई है कि उन्हें ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को जो है पूर्ण रूप से शिक्षा का अवसर दें। और जो है ये बात की गई है 86वें संविधान संशोधन 2002 में और ये धारा 4 में जोड़ गए। एक चीज़ और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 8 मूल कर्तव्यों के जो है स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। ठीक है ना। कब दिया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन बाद में जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, 8 का सुझाव दिया, 10 जोड़े गए और अभी वर्तमान में 11 हैं। ठीक, जो कि 11th यानी कि 11th वाला है। ठीक है ना, 11th वाला है। ये मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। ठीक, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसकी जो समिति है इसकी जो है ये वर्मा समिति है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ बात की जा रही है किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था? ये जो है ये कहा था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक, और ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। ये केस था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। यहाँ बात की जा रही है राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ मतलब योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 58 में बात की गई है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए और इसके साथ उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ठीक, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। ठीक है ना। और आगे बात की जा रही है किसी लाभ के पद पर जो न हो। ठीक, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो, मतलब कह सकते हैं सरकारी जो है एम्प्लॉय ना हो। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा और लोकसभा के सांसद करते चुनाव, और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में याद रख लेना जितने भी लोग जो है आपका कह सकते हैं मतदान करते हैं वो सारे के सारे जो है निर्वाचित होते हैं। मतलब है कि मनोनीत नहीं होता है। इसमें कौन होता है? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, ये केंद्र स्तर के। ठीक है ना, वही बात करें राज्य स्तर के तो विधानसभा के सदस्य होते हैं राज्यों में, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यूटी में। ठीक है ना, इस प्रकार से ये शामिल होते हैं। और यूटी में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ये केवल 2 यूटी के होते हैं, पहला दिल्ली और दूसरा जो पुदुचेरी। ठीक है ना, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के ही सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक, इसके साथ जो है भारत के 28 राज्य हैं उनकी विधानसभा के चुनाव जो निर्वाचित सदस्य हैं भाग लेते हैं, और इसके साथ जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है ना, मनोनीत नहीं लेते हैं, याद रख लेना राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? यहाँ पर जो 50 जो है निर्वाचक लोग द्वारा। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ठीक है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो ये जो है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह जो है
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। सिंपल है, अगर वह किसी राज्य का जो सीएम है, ठीक है ना, सीएम जो है अगर वह विधान परिषद का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य, राज्य के उच्च सदन का सदस्य जो सीएम बना है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। विधानसभा का सदस्य तो वह चुनाव में भाग ले सकता है। बस यही कह रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं कौन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं होता। ये जो है राज्य की विधानसभाएं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करते हैं, राज्य की विधानसभाएं जो है, राज्य की विधानसभाएं जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तब तो वो निर्वाचन करती हैं, तब तो वोट डालते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे विधायक वोट तो डालते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाए तो महाभियोग के दौरान जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसमें जो लोग भाग लेते हैं वह उस समय जो है राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेती, वहाँ पे केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है संसद के द्वारा जो है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें होंगी, तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या त्यागपत्र दे जाए या फिर हटाए जाने पर पद की रिक्ति वैकेंसी ऑफ पोस्ट को 6 महीने की समय सीमा के भीतर जो है भरा जाना चाहिए। और 6 महीने तक जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, यानी कि मृत्यु हो गई है या फिर जो है उसने त्यागपत्र दे दिया है, उन 6 महीने तक जो है राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति जो है आ जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा जो सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो किस पद से हटाया जा सकता है, ये महाभियोग के पद से हटाया जा सकता है। ठीक, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने की अधिकार जो किसे प्राप्त है, ये संसद को प्राप्त है। ठीक, अंत में देख लेते हैं, अंत में बात की जा रही है राष्ट्रपति को जो मृत्युदंड के मामले में समाधान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक, राष्ट्रपति जो है अगर न्यायालय ने किसी भी जो कैदी है उसे मृत्युदंड की सजा दी है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, ठीक है ना, कि वह उससे मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर सकता है, ठीक, माफ कर सकता है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति में निहित हैं। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो अनुच्छेद 53 में सम्मिलित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा या संसद के किस सदन के द्वारा किया जा सकता है, ये जो है आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। मतलब जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है संसद में, ठीक है ना, तो पहले या तो लोकसभा के सदस्य जो है शुरू कर सकते हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो आर्टिकल है ये अनुच्छेद आपका 61 है। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है, ये जो अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, ये आपका 44वां संविधान संशोधन द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजने की बात की गई है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्राप्त रोक सकते हैं, ये अनुच्छेद जो है 111 है। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 160 में बात की गई है। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। ठीक, अनुच्छेद 52 की बात करें, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात की। अनुच्छेद 53 में बात करें संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करें। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल या कह सकते हैं अनुच्छेद 54 में चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में बात की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। और अनुच्छेद 56 में बात की गई है राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे बात करें अनुच्छेद 57 तो ये आपका पुनर्विचार के लिए पात्रता, ठीक है ना। अनुच्छेद 58 में बात की गई राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 59 में बात की गई राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 60 में बात की गई राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है ना। और वही बात करें जो है आपका अनुच्छेद 61 में बात की गई महाभियोग। और अनुच्छेद 62 में जो बात की गई राष्ट्रपति का पद रिक्त
होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए जो व्यवस्था निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक, वही बात करें अनुच्छेद 72 के बारे में, तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है, और अनुच्छेद 73 में बात करें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर विस्तार किया गया। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार होता है, ठीक है ना, ये जो आपको राष्ट्रपति को होता है। ठीक, आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्रदान होती है। ठीक है ना, मतलब जो राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है ना, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता राष्ट्रपति। इच्छा होगी तो बात मानेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मानेगा। ठीक, आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति जो और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है आपका आहूत किया जाता है। ठीक है ना, देखो लोकसभा का राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है बुलाता राष्ट्रपति है। ठीक, खत्म राष्ट्रपति करता है। ठीक, अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा का स्पीकर करता है, ये आपको याद कर लेना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में जो है भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक, याद रख लेना, संयुक्त अधिवेशन में तो भाग ले सकता है लेकिन सिंगल रूप से संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। ठीक, जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो बुलाता राष्ट्रपति है, खत्म संयुक्त अधिवेशन को करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो है अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जो है आपका लोकसभा का स्पीकर करता है संयुक्त अधिवेशन की। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है ये आपको राष्ट्रपति को हुआ है। ठीक, याद रख लेना, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अगर अनुसूचित घोषित करना है तो ये अधिकार जो राष्ट्रपति को होता है। ठीक, यहाँ पर कई बार संसद ऑप्शन आ जाएगा या फिर जो गृह मंत्री आ जाएगा। ठीक ना, तो वो नहीं आएगा, इसमें अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। ठीक, किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना या नहीं करना ये बात जो है राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। ठीक, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से अधिकारी जो है नियुक्त किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। ठीक, पहले जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, नियुक्ति होता है, तो जो है प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति होती है। ठीक, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के स्पीकर के रूप में चुन के जाता है संसद में, और फिर उसे जो है उसके बाकी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो बोलते हैं इस व्यक्ति को जो है ना, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री हमें बनाना है, यानी कि इस व्यक्ति को हमें अपना नेता बनाना है। ठीक है ना, और ये सारे लोग राष्ट्रपति को बोलते हैं कि ये व्यक्ति है, इसे हमें प्रधानमंत्री बनाना है। फिर प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देता है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह से बाकी केंद्रीय मंत्री बोले तो कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पे बाकी के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, आगे बात करते हैं राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है ना, इसकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और उसके अन्य निर्वाचन सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी जो आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि दिल्ली पुदुचेरी दोनों
यूटी हैं और यहाँ पे जो विधानसभा होती है उनके नियुक्ति, उनकी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी अन्य स्टेट की बात करें, अन्य स्टेट के सीएम की बात करें तो उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक, याद रख लेना। आगे बात करते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो 5 लाख रुपया, ठीक, कितना है, 5 लाख रुपया। और यदि भारत के राष्ट्रपति का रिक्त पद रिक्त हो जाए और कोई उप राष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो के रूप में जो कार्य करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, ये टपक लिए, ठीक है ना, या इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया, फिर इनके बाद आए डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है ना, मान लो ये भी उस समय नहीं है, या मान लो इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, या इनकी सीट पर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं है, या फिर मान लो दुर्भाग्य से ये भी टपक लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि ये भी जो है त्यागपत्र दे चुके हैं, तो तीसरे स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संभालना इम्पोर्टेंट है। तो उस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद को संभालेगा। अगर मान लो वो भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में भी सीजीआई नहीं है, तो उस केस में कौन संभालेगा, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो जो है राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है कौन, राष्ट्रपति, एवं राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ठीक है ना। यह उक्ति किस पर लागू होती है, भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जो है राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये बात राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ बात की जा रही है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन जो है बिहार का राज्यपाल भी रह चुका है। ठीक, बिहार का राज्यपाल जो है ये आपका जाकिर हुसैन जो तीसरे राष्ट्रपति थे, और रामनाथ कोविंद जी है, ये भी जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक, कौन है, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ये दोनों जो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने पदभार संभाला है। आगे बात की जा रही है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है वह किस प्रकार की प्रक्रिया, ये जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक, कौसी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। ठीक, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर कौन कौन से व्यक्ति हैं जो पद धारण कर सकते हैं, संघ के मंत्री, ठीक है ना, संघ के मंत्री और राज्यों के राज्यपाल, और आगे बात की जा रही है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। आगे बात की जा रही है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रकार की बाद अधिनियम बन जाता है। ठीक, जैसे कोई विधेयक है, ठीक है ना, पहले लोकसभा में गया, वहाँ से पास हो गया, फिर जो है राज्यसभा में गया, वहाँ से पास हो गया, फिर जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट अपने हाँ की मोहर लगा देते हैं, उसके बाद वह कानून बन जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, वह किसकी प्रक्रिया के बाद जो अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है, वह जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो कानून बन जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, हमें बात की जा रही है अगर दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पास कर दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो उस पर हस्ताक्षर ही करे, राष्ट्रपति चाहे उस पर रोक भी सकता है। ठीक है, अगर रोक दिया तो वह कानून नहीं बनेगा, अगर हस्ताक्षर कर दिया तो वह कानून बन जाएगा। ठीक, अंतिम मोहर राष्ट्रपति की होती है अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो। ठीक, आगे बात की जा रही है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं, और ये क्रम के रूप में बात की जाए तो भारत के 6वें राष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ठीक, तो बराह वेंकट रमण गिरी, तो इनका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ठीक, कौन, भारत का संविधान जो है वह भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं देता, ये अधिकार जो है राज्यपाल के पास होता है। कह सकते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक,
लेकिन एक अपवाद ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है, जो यूटी में विधानसभा है, किसमें, यूटी में विधानसभा है, ठीक है ना, उसके जो सीएम की नियुक्ति की जाती है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे सीएम बैठते हैं और यहाँ की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी के अन्य जितने भी स्टेट हैं और उनके मुख्यमंत्री या सीएम की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक, आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। सभी को पता है 5 वर्ष होता है। जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसके अगले 5 साल तक जो है वह अपने पद बना रह सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये तो सभी को पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये आपके जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है ना, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ये आपके 5वें नंबर के तो आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, और इन्होंने ये सीजीआई थे और इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक, धन विधेयक, इसको बोलते हैं मनी बिल, को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ठीक, अगर धन विधेयक, देखो एक चीज़ याद रख लेना, धन विधेयक को हमेशा जो है सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद जो है राज्यसभा में जाएगा। ठीक, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा को जो है 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होगी, उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक, अगर हस्ताक्षर नहीं किए राज्यसभा ने तो इसको जो स्वतः ही पास हुआ मान लिया जाएगा, पास हुआ, पारित हुआ मान लिया जाएगा। इसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट के पास लोकसभा का जो धन विधेयक पहुंच गया है तो प्रेसिडेंट को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। ठीक, वापस नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। यहीं पे बात की जा रही है, लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। ये 14वां है, ठीक है ना, और अभी जो है 15वें क्रम की जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति। ठीक, आगे बात करते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की जो आर्टिकल है ये 280 है। ठीक, कितनी है, 280 है। ठीक, आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक यानी कि 12 साल तक जो राष्ट्रपति के पद पर रहे, एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक जो है कार्य किया। ठीक, जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक रहे और सबसे लंबी अवधि तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक, राष्ट्रपति के पद पर। आगे बात की जा रही है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ। ये आपका दंड सेना न्यायालय के द्वारा किया गया, और जब दंड जो है संघीय विशेष से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया, और जब दंडादेश मृत्यु के लिए हो, ठीक है ना।